समय की बात है। रामपुर नाम के गांव में केशव नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कविता और बूढ़ी माँ के साथ रहा करता था। केशव की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम पिंकी था। केशव अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनीम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। उसका घर किसी तरह मुश्किल से चल पाता था। केशव के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर उसकी पत्नी कविता दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाया करती थी। गांव के बाजार में जो हफ्ते में एक बार लगता था, कविता वही सब्जियां और फल बेचती थी। सारे रामपुर वासी कविता से ही सब्जियां और फल खरीदा करते थे। एक दिन कविता बाजार में सब्जियां बेच रही होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है और पूछता है, अरे कविता, कैसी हो? घर में सब ठीक तो है ना? और पिंकी कैसी है? कविता कहती है, माधव काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है। पिंकी भी बिल्कुल ठीक है काका। और बताइए, बाजार कैसे आना हुआ? और काकी कहाँ है? तो माधव कहता है, क्या बताऊं कविता, तुम्हारी काकी किसी काम से दूसरे गांव गई है। इस कारण रसोई का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तो सोचा क्यों ना आज बाजार से सारा सामान लेता चलूं। अच्छा कविता, तुम यह बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? कविता बताती है, रोज की तरह 20 रुपए किलो ही बेच रही हूँ काका। माधव कहता है, अच्छा ऐसा करो कविता, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। कविता कहती है, क्यों नहीं काका, अभी देती हूँ। इतना कहकर कविता माधव काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में उनसे पैसे ले लेती है। कविता के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण कविता दूसरे गांव वालों के कुएं से पानी लेकर अपने खेतों की सिंचाई करती थी। लेकिन जब वह किसी और के कुएं से पानी लेती तो उस कुएं के मालिक धनी राम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसे कविता से जलन होती थी। एक दिन जब कविता अपने खेतों में मेहनत कर रही होती है, तभी वहां कुएं का मालिक धनी राम आ जाता है और सख्त लहजे में कहता है, अरे कविता, कैसी हो? खेतों का काम कैसा चल रहा है? कविता कहती है, मैं ठीक हूँ धनी राम काका, खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। धनी राम फिर कहता है, मैं यह कह रहा था कविता कि मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ। अब मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता क्योंकि गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। इस पर कविता कहने लगती है, लेकिन धनी राम काका, अभी तो गर्मियों का समय आने में 2-3 महीने बाकी है। तब तक मैं अपने खेतों का काम कैसे करूंगी? आप ही बताइए काका। धनी राम कहता है, मैं कुछ नहीं जानता कविता, यह तुम्हारी दिक्कत है, तुम अपना समझो। मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। यह सुनकर कविता मन ही मन बहुत दुखी हो जाती है और घर जाकर
अपने पति केशव को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनकर केशव चिंता में पड़ गया। यह क्या हो गया भगवान, यह कैसी परेशानी आन पड़ी। अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा। कविता कहती है, आप चिंता ना करें भाग्यवान, ऊपर वाला सब देख रहा है, प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। केशव कहता है, अच्छा ठीक है कविता, तुम जाकर आराम करो, मैं धनीराम काका से मिलकर आता हूँ। यह कहकर केशव धनीराम काका से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। घर पहुंच केशव बाहर से आवाज लगाता है, धनीराम काका, अरे ओ धनीराम काका, घर में हो कि नहीं। तभी अंदर से आवाज आता है, अरे कौन है भाई, रुको आता हूँ। इतना बोलकर धनीराम बाहर आता है और केशव को देखकर कहता है, अरे केशव तुम हो, मेरे घर कैसे आना हुआ। केशव बोलता है, धनीराम काका, मुझे कविता ने बताया कि आपने हमें कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। इस पर धनीराम कहता है, हाँ केशव, यह बात सच है कि मैंने कविता को अपने कुएं का पानी लेने से मना कर दिया। केशव पूछता है, ऐसा क्या हो गया धनीराम काका। धनीराम कहने लगता है, देखो केशव, मैं तुम्हें कई सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूँ और इस बार गर्मियों का समय आने वाला है। इस कारण मेरे कुएं का पानी बिल्कुल सूख कर कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। तो केशव कहता है, लेकिन धनीराम काका, अभी तो गर्मियों में आने में 2-3 महीने का समय है, तब तक मेरे खेतों का क्या होगा। धनीराम कहने लगा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कविता को भी कहा था कि यह तुम्हारी समस्या है, मैं तुम लोगों को अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। केशव धनीराम से कुएं का पानी लेने देने की बहुत कोशिश करता है, विनती करता है, समझाता है, लेकिन धनीराम नहीं मानता। थक हार कर केशव दुखी मन से अपने घर लौटने लगता है। घर आने पर उसकी पत्नी कविता उससे पूछती है, क्या हुआ, धनीराम काका ने क्या कहा। केशव बताता है, कविता, धनीराम काका ने पानी देने से मना कर दिया। कह रहे थे अगर मैं तुम्हें पानी देता हूँ तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। कविता चिंता में पड़ जाती है और कहती है, पानी के बिना क्या होगा भाग्यवान, हमारे सारे खेत तो सूख जाएंगे और फिर हमारा गुजारा कैसे होगा। तभी केशव को कुछ याद आता है और वो बोल पड़ता है, अच्छा वो जो हमारा पुराना कुआं है उसको खुदवाने में कितना खर्च लगेगा। कविता बताती है, भाग्यवान, उसमें तो बहुत पैसे जाएंगे। केशव कहता है, अरे हमारे पास इतने पैसे तो हैं ही नहीं। फिर थोड़ा सोच कर कहता है, अच्छा अगर मैं खुद से ही कुएं को खोद दूं तो। कविता पूछती है, क्या आप कर लेंगे। केशव बोलता है, हाँ, जब कुआं मिस्त्री कर लेगा तो मैं क्यों नहीं कर लूंगा। कविता कहती है, अच्छा भाग्यवान, कल सुबह सुबह दोनों कुएं के पास चलेंगे।
फिर केशव कविता से बोलता है, भाग्यवान जाओ, मुझे भूख लग रही है। जाओ, घर में जो कुछ भी हो वो फटाफट लेकर आओ। इतने में उसे एक आवाज सुनाई देती है। यह किसकी आवाज है? दोनों केशव और कविता बाहर निकलकर देखते हैं तो पाते हैं कि एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े हैं। वो उन दोनों से कहते हैं, बेटा, जो कुछ खाने के लिए है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। केशव कहता है, अरे साधु महाराज, हम पहले से ही इतने गरीब हैं, हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं, ऐसे में हम आपको कहाँ से दान दें? केशव की हालत देखकर बाबा सब समझ जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांगकर खा लूंगा। फिर केशव कविता से पूछता है, अरे कविता, हमारे घर में बाबा को देने लायक कोई भोजन है क्या? कविता उसे बताती है, भाग्यवान, हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रख दिए थे। अगर वह बाबा को दे देंगे तो तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा। फिर केशव बाबा से रुकने के लिए कहता है और कविता से बोलता है, भाग्यवान, जाओ और मेरे हिस्से का जो भोजन है वह बाबा को दे दो। कविता कहने लगती है, लेकिन भाग्यवान, अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो आपको भूखा रहना पड़ेगा। केशव कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो भाग्यवान। वैसे भी अगर मैं बाबा को भूखा जाने दूंगा तो मेरे गले से भोजन नहीं उतरेगा। जाओ, वह भोजन लेकर आओ। कविता केशव की बात मानकर बाबा को केशव के हिस्से का भोजन दे देती है। उनकी बातें सुन वहां खड़े साधु महाराज कहने लगते हैं, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह एक दिन तेरी अवश्य सुनेगा। अगले दिन सुबह सुबह केशव और कविता अपने सूखे कुएं की खुदाई करने खेत की ओर निकल जाते हैं। केशव कविता से कहता है, देखो कविता, देखो, हमारे कुएं में तो एक भी बूंद पानी नहीं है। कविता भी कहती है, हाँ भाग्यवान, प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं। केशव कुएं में नीचे उतरकर खुदाई शुरू करता है। थोड़ी देर खुदाई के बाद अचानक कुएं की दीवार के बाहर एक पत्थर से पीछे की तरफ से पानी का फव्वारा फूट पड़ता है। केशव यह देख बोल पड़ता है, अरे, यह पानी कहाँ से आ रहा है? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिल रहा है। भाग्यवान सही कह रही थी और बाबा जी भी सही कह रहे थे कि तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। अब मैं इस पानी से अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह कर सकूंगा। केशव बहुत खुश हो जाता है। वो ऊपर जाकर कविता से कहता है, भाग्यवान, प्रभु ने हमारी सुन ली। नीचे पत्थर से पानी निकल रहा है। दोनों बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों,
आपने देखा, जो अच्छे कर्म करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो और नई अधिक कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी कहानी हम यूनिक हिंदी स्टोरीज पर लाते रहेंगे।